हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी 10.3 के जनरल इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पिछली क्लासेस में क्या सीखा कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गिवन कंडीशंस होते थे और उनके बेस पे हम एक स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन फाइंड आउट करते थे। लेकिन आज की क्लास में हमारे पास केस अपोजिट होगा। इसमें हमें क्या गिवन है कि हमें स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन ही गिवन है और उसके बेसिस पे हमें उनके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि हम उन टर्म्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पढ़ा, लाइक हमने पढ़ा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी हेल्प से हमने इक्वेशंस बनाना सीखा। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास क्या होता था, गिवन होता था हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा y इंटरसेप्ट था। ठीक है, उसी तरह x इंटरसेप्ट क्या था, y इक्वल टू एम एक्स माइनस बी, ये था। देखो इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस इक्वेशन को भी हम क्या लिख सकते हैं, एम एक्स माइनस वाई माइनस एक्स डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अदरवाइज हमने क्या सीखा, अदरवाइज हमने इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास क्या होता था, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। हम अगेन इसे लिख सकते हैं क्या, bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। इट मीन्स हम देख पा रहे हैं कि जितने भी इक्वेशन है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अगेन bx प्लस इक्वल टू वन, bx प्लस ए वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। हम देख पा रहे हैं कि सारे इक्वेशंस आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, सारे इक्वेशन कन्वर्ट हो रहे हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस में हमारे पास क्या होगा, इस किसी स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन हमारे पास जनरल फॉर्म में गिवन होगा और क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इसका स्लोप फाइंड आउट करो। ठीक है, इसका स्लोप फाइंड आउट करो या फिर इसका x इंटरसेप्ट निकालो या फिर कहा जाएगा कि इसका y इंटरसेप्ट निकालो। ठीक है, या फिर एक लाइन का इक्वेशन गिवन होगा हमें उस लाइन का और उससे कहा जाएगा कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करो। ठीक है, उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, p फाइंड आउट करो। ठीक है, या फिर इससे कहा जाएगा कि इस नॉर्मल का ओमेगा, इस ये, या फिर कहा जाएगा कि ये नॉर्मल x एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बना रहा है, तो इस ओमेगा एंगल को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस हमारे पास गिवन होगा और उससे हमें ये सारे टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम क्या क्या अप्रोच लगाएंगे और उन सारे इक्वेशंस को और उन सारे टर्म्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा जो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस है वो क्या गिवन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। और सपोज करो कि हमें इस लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन से हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, या फिर हमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अदरवाइज हमें क्या निकालना होगा, y इंटरसेप्ट। हम एक एक करके उन सभी चीजों को समझेंगे कि हम एक इस इक्वेशन से कैसे इन सभी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या गिवन होता था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास होता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इट मीन्स ये m हमारा स्लोप है। ठीक है, और c हमारा y इंटरसेप्ट है। ठीक है, y इंटरसेप्ट। तो अगर हम किसी भी तरीके से इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि आफ्टर कंपैरिजन हम स्लोप्स और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इट मींस हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं by इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, अगेन y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं तो देखेंगे कि हमारे पास m की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, एंड c स्लोप c की वैल्यू, इट मींस y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या गिवन है, माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, अब देखो ये दोनों c अलग अलग है, यहाँ इस c का मतलब हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट है, लेकिन इस c का वैल्यू यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, वो फर्दर अगर आप नेक्स्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफी आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी और उसके बाद मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको किन किन चीजों को याद रखना है और किन किन चीजों को याद नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन इनका इन सभी चीजों को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास स्लोप्स फाइंड आउट हो गया। ठीक है, हमने y इंटरसेप्ट निकाल लिया, अब हमें x इंटरसेप्ट निकालना है। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम
क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अप्लाई करते हैं। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म था, इंटरसेप्ट फॉर्म। और वो टर्म्स हमारे क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हमें इसे इन दोनों को कंपेयर कराना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। लेकिन हमें आरएचएस का टर्म्स क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इस टर्म्स को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1, ठीक है। फिर हमारे पास x अकेला एलोन टर्म चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम x इंटरसेप्ट हमारा क्या आ गया, x इंटरसेप्ट a इक्वल टू क्या निकल के आया, माइनस सी अपॉन ए, ठीक है, एंड b इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इस केस में हमें कुछ चीजों को याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चीजों को याद रखना है कि कभी भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट मींस कि हमारा c कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। c जीरो नहीं होगा, तब हमारे केस में ये सारी चीजें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो कि हमारा टर्म c इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। जब c इक्वल टू जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जब भी c इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। और इस केस में क्या कर सकते हैं कि हम इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, कभी भी इंटरसेप्ट निकाल नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से होकर पास कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसका जो इंटरसेप्ट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through zero, passes through origin, ठीक है। ऊपर वाले टर्म्स में भी एक टर्म्स रह गया, उसमें मैं बताऊं आपको कि कभी भी इस टर्म्स में हमारा b का पार्ट, चलो मैं मैच करता हूं, ठीक है। b हमारा कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। b नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन किसी केस में ऐसा हो जाए कि कोई इक्वेशन है जिसमें कि हमारा b टर्म जीरो है, ठीक है, b टर्म जीरो, इफ b इक्वल टू जीरो, देन हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस c इक्वल टू जीरो, ax प्लस c इक्वल टू जीरो, ठीक है, x इक्वल टू माइनस c बाई a। और जब भी देखो, जब भी हमारा b इक्वल टू जीरो होता था तो उस केस में हमारा क्या करेंगे, अगर b जीरो हो जाएगा तो स्लोप स्लोप हमारा क्या था, माइनस a अपॉन b। और b अगर हमारा जीरो हो जाए तो स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इफ b इक्वल टू जीरो देन स्लोप अनडिफाइंड। और याद करो आप कि स्लोप अनडिफाइंड कब होता था, जब भी हमारा स्लोप हमारा क्या होता था, m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता था तो उस केस में हमारा स्लोप क्या होता था, अनडिफाइंड होता था, स्लोप अनडिफाइंड, ठीक है। तो b व्हेन b इक्वल टू जीरो, जब भी हमारा b जीरो होगा तो उस केस में हमारा जो लाइन होगा वो क्या होगा, लाइन इज वर्टिकल, लाइन इज वर्टिकल having x intercept is minus c upon a, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है कि अगर जब भी हम लाइन का इक्वेशन कंपेयर कराते हैं तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो b कभी जीरो नहीं होगा। और जिस केस में b जीरो होगा उस केस में हमारा स्लोप अनडिफाइंड होगा और लाइन हमारा वर्टिकल होगा, ठीक है। इस केस में जब हम लाइंस को, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन को हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में से कंपेयर कराते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास x इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन ए एंड y इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। इस केस में भी हमारा c कभी जीरो नहीं होगा, और जब c जीरो होगा तो इक्वेशन हमारा मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, ax प्लस by इक्वल टू जीरो। एंड इन दिस केस द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, क्लियर। ओके, तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारा लाइन जनरल फॉर्म में गिवन हो तो उस केस में हम कैसे उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं,
किस तरीके से हम उसका y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो हमारा एग्जांपल है 3x माइनस 4y ओके ओके। तो ये इक्वेशन जो है हमारा किस फॉर्म में गिवन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड आउट करो कि इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप फाइंड आउट करो, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करके दिखाओ मुझे। ठीक है, और इसका y इंटरसेप्ट निकाल कर दिखाओ। तो किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना होगा तो हम उस लाइन को किस फॉर्म में लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम 4y को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू 3x प्लस 10 एंड y इक्वल टू 3/4 x प्लस 10/4। ओके, तो यहाँ से स्लोप हमारा क्या आ गया, स्लोप इक्वल टू 3/4। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या आ गया, y इंटरसेप्ट क्या मिला हमें, 10/4 5/2। ठीक है, अब हमें सपोज करो इसका x इंटरसेप्ट निकालना है, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने देखा कि अगर किसी लाइन को हम उसके इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, और इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या होता था, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम चेंज करते हैं इसे, 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10 एंड 3x अपॉन माइनस 10 माइनस 4y अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 1। ठीक है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन माइनस 10/3 माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस y अपॉन 10/4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x इंटरसेप्ट क्या आ गया, a इक्वल टू हमारे पास आया माइनस 10/। ठीक है, और y इंटरसेप्ट b इक्वल टू 10/4 इक्वल टू 5/2। हम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में भी देख रहे हैं y इंटरसेप्ट हमारा क्या आया, 5/2। इस साइड में भी हमने देखा कि y इंटरसेप्ट 5/2। क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द लाइन है, अगर हम अलग अलग तरीके से भी निकालेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन को हम कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके इन सारे टर्म्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस गिवन है और उसकी हेल्प से हम कैसे उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो इस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में हमने सीखा था कि ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है। ठीक है, दिस इक्वेशन ऑफ द लाइन भी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और इस लाइन का हमारे पास ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या एज्यूम करते थे, p। ठीक है, और ये नॉर्मल मेक्स ओमेगा एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें ये p निकालना है, p का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस को कहते हैं नॉर्मल डिस्टेंस, और ऑल्सो हमें ओमेगा एंगल निकालना है, ओमेगा एंगल मेक बाय नॉर्मल विथ एक्स एक्सिस, ये दोनों टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने नॉर्मल का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था कि x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, p। अगर हम इसे फिर से रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा माइनस p इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है कि हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों फॉर्म हमारा क्या है, नॉर्मल का ही फॉर्म है, और अगर दो इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर सेम ही हो, ठीक है, ये भी लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, नॉर्मल फॉर्म की ही लाइन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस केस में दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो आपस में क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इट मींस हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a देखो x अगर हम रहने देते हैं तो इनका कोएफिशिएंट क्या है, a अपॉन cos ओमेगा। ठीक है, इक्वल टू b अपॉन sin ओमेगा इक्वल टू c अपॉन माइनस p, इट बिकम्स माइनस c अपॉन p। ठीक है, इसको हम दो इस तरीके से लिख लेते हैं, a बाई cos ओमेगा इक्वल टू माइनस c अपॉन p एंड b बाई sin ओमेगा इक्वल टू माइनस c अपॉन p।
हमने इन दोनों के साथ एक बार इनका पेयर ले लिया और एक बार इनका पेयर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम cos ओमेगा इक्वल टू क्या निकालेंगे, cos ओमेगा इक्वल टू पी ए माइनस पी ए अपॉन सी, ठीक है। इस केस में हम साइन ओमेगा इक्वल टू क्या निकालेंगे, साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस बी पी अपॉन सी, ठीक है। और तब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं हम, cos स्क्वायर ओमेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। सेम आइडेंटिटी हम इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को स्क्वायर करके हम आफ्टर स्क्वायरिंग एंड एडिंग, आफ्टर स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा, cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या हो सकता है, हमने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और ये टोटल टर्म्स क्या मिल गया हमारे पास 1, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और पी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, पी की वैल्यू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पी की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो हमारे पास पी की वैल्यू तो निकल के आ गई, हमने cos ओमेगा की वैल्यू क्या देखा था, यहाँ इस साइड में हम देखते हैं cos ओमेगा इक्वल टू क्या है, माइनस पी ए अपॉन सी। अगर p की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस बहुत मिल रहा है, ठीक है, तो प्लस अगर हम इसका साइन प्लस में लेते हैं तो प्लस और माइनस मिलके क्या मिलेगा हमें, माइनस। और अगेन अगर इसका साइन अगर हम माइनस में लेते हैं तो माइनस माइनस मिलके क्या मिलेगा, प्लस। तो आफ्टर अगर हम इन दोनों को अरेंज करते हैं, अगर p की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, प्लस माइनस, ठीक है। देखो पी ए क्या वैल्यू है, अपॉन सी, ठीक है। और p की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, p की वैल्यू क्या है, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। c से c कैंसिल हो गया तो cos ओमेगा की वैल्यू हमें क्या मिला, प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम sin ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, sin ओमेगा इक्वल टू, अब देखो अगेन हमें प्लस p की वैल्यू प्लस माइनस अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस ही मिलेगा। प्लस लेते हैं तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और माइनस लेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस bp अपॉन c, p की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, p की वैल्यू क्या है हमारे पास, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। c से c कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या मिला, प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसका एक बार कंक्लूजन लेंगे कि हमें कौन कौन से टर्म्स याद रखने हैं और उसको फिर क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या गिवन होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन हमारा जनरल फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। तो उस केस में हमने p देखा, p हमने कैसे कैलकुलेट किया, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, cos ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और साइन ओमेगा क्या देखा हमने, साइन ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये तीनों टर्म्स, ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। याद रखना भी काफी आसान है। देखो x के साथ हमारा कौन सा टर्म्स होता है, x के साथ हमारा cos का टर्म होता है, तो cos ओमेगा इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ओमेगा, साइन हमारा किसके साथ होता है, y के साथ होता है, तो y के टर्म साइन ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और p इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और कब हम इसकी वैल्यू प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, इन सभी चीजों को सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इतने सारे वैल्यूज अगर हम लेने बैठे तो हमारे पास कितने सारे वैल्यूज आ जाएंगे टोटल। अगर मान लो इसमें भी हमारे पास 2 वैल्यू आ गए,
इसमें भी हमारे पास दो वैल्यू आ गए प्लस मिला के, और इसमें प्लस माइनस मिला के दो वैल्यू आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 8 बन जाएंगे। लेकिन 8 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो हम कैसे उन सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमारे पास काफी आसानी से हम क्वेश्चन में समझ पाएंगे, ठीक है। देखो, तो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं और तब हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स का क्वेश्चन लिया, √3x क्वेश्चन है, √3x प्लस y-8 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा लेते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास √3, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और c की वैल्यू -1, ठीक है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, √a² + b² फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कर लिया, √a² + b² इक्वल टू √√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मींस 3 + 1 4, और √4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, ठीक है। तो p की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, p इक्वल टू प्लस माइनस c, c की वैल्यू क्या है हमारे पास -8, तो हम अब डायरेक्टली क्या लेंगे 8 अपॉन √a² + b² 2, तो हमारे पास क्या निकल गया है 4, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है +-4, ठीक है। अब एक चीज को याद रखो कि हमें क्या करना है कि p हमारा क्या होता था, p हमारा किसी भी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस होता था, ठीक है। और डिस्टेंस को कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लेते, तो इस केस में हमारा p क्या हो जाएगा +4, ठीक है। डिस्टेंस नेवर टेकन एज नेगेटिव, सो वैल्यू ऑफ p इज पॉजिटिव, ठीक है। cos ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू √3 अपॉन √a² + b² वैल्यू 2, ठीक है। तो रूट प्लस माइनस √3/2 एंड cos sin ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन √a² + b², b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 1 अपॉन √a² + b² की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू, cos ओमेगा की वैल्यू प्लस लेंगे माइनस लेंगे, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा ना कि इस लाइन के इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इट मींस हम इस लाइन के इक्वेशन को y = mx + c के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है, √3x + y - 8 = 0। अगर हम y = mx + c के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y = -√3x + 8, ठीक है। यहाँ से हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो स्लोप हमारे पास क्या आ रहा है -√3, ये आ रहा स्लोप। और हम जानते हैं कि ये दोनों लाइन, ये नॉर्मल डिस्टेंस p, ये स्लोप और इसका स्लोप, ठीक है। सपोज इसका स्लोप m1 ओमेगा और इसका स्लोप m, ठीक है। तो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप भी -1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा ओमेगा इनटू m इक्वल टू -1, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या है -√3, इट मींस कि ये वैल्यू हमारा क्या है नेगेटिव में है, ये वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू 1/√3, यानी ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या मिला पॉजिटिव मिला, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव मिला, यानी कि ओमेगा जो है हमारा जो एंगल ओमेगा है वो क्या है एक्यूट एंगल है, एक एक्यूट एंगल है। और दूसरा हमारा जो बाहर वाला इस लाइन का एंगल था वो क्या था m = ऑब्ट्यूज था, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हमारा एंगल ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है, तो हमारा थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, और जब भी ओमेगा एक्यूट होगा तो हमारा इस केस में एंगल जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे इसको समझेंगे, समझो फिर से समझाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा एक टर्म्स, अगर मान लो ये एंगल ऑब्ट्यूज है तो इस पे जो एंगल डालेंगे वो जाहिर सी बात है क्या होगा हमारा एक्यूट ही होगा, ठीक है। तो अगर हमारा ओमेगा एक्यूट है तो इस केस में हमारा cos ओमेगा क्या हो जाएगा, तो ओमेगा एक्यूट है तो हमारा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी cos ओमेगा इक्वल टू √3/2, और √3/2 क्या होता है वैल्यू cos
30 डिग्री पे, ठीक है। उसी तरह साइन ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा हमारा एक्यूट है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा। एक्यूट एंगल होगा तो अगर एक्यूट एंगल होगा तो वो सारे एंगल क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो साइन ओमेगा इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में, इस इक्वेशन का लाइन इक्वेशन को अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता था, cos ओमेगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p x cos ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, cos 30 डिग्री प्लस y sin ओमेगा की वैल्यू sin 30 इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास क्या आया 4, और दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता था कि हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या क्या सीखा था, कि हमने स्लोप निकालना सीखा था, स्लोप निकालना सीखा। फिर हमने क्या सीखा कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है कि उनके स्लोप जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। और जब भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे तो उस केस में उनका क्या अप्रोच लगाते थे, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे उस केस में अप्रोच लगता था उनका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इक्वल टू -1, ठीक है। और एक चीज हमने और सीखा था कि उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना सीखा था, क्या अप्रोच लगाते थे, tan थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो कुछ इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज हमारे इस एक्सरसाइजेज में भी है। कैसे, हमारे पास दो डिफरेंट दो लाइन ऑफ द इक्वेशंस गिवन होंगे, ठीक है। सपोज लाइन ऑफ द इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लाइन ऑफ द इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और पूछा गया कि बताओ कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो उनकी क्या कंडीशन होंगी, वो ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी क्या कंडीशन होगी, या इन दोनों लाइंस के बीच में इक्वेशन निकालना है। तो इजीली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों लाइंस का से को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और उनका स्लोप्स निकालेंगे। जैसे अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b1y इक्वल टू माइनस a1x minus c1, and here y equal to minus a1 upon b1 x minus c1 upon b1, ठीक है। स्लोप्स हमारे पास क्या आ गया, m1 इक्वल टू हो गया माइनस a1 अपॉन b1, ठीक है। उसी तरह हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये क्या, ये हम लिख सकते हैं b2y इक्वल टू माइनस a2x माइनस c2 एंड y इक्वल टू माइनस a2 by b2 x माइनस c2 by b2, ठीक है। तो इस केस में हमारा स्लोप्स m2 क्या आया हमारे पास, माइनस a2 अपॉन b2, ठीक है। और बताया, और हमें प्रूव करना है कि बताओ इन दोनों, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनकी क्या कंडीशन होगी। तो जब भी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, और हमें बताना होगा कि प्रूव करो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगी। तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं तो हमने देखा था कि दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर पैरेलल का कंडीशन, अगर हमें पैरेलल का कंडीशन प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इनके स्लोप्स को आपस में इक्वल कर देंगे, ठीक है। इट मींस हम कर देंगे m1 इक्वल टू m2, ठीक है। तो माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2, ठीक है। माइनस माइनस हम कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो उनके बीच में ये रिलेशन होगा, ठीक है। अगर बोला गया कि बताओ कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी क्या कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर होंगे तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। इट मींस a1 अपॉन b1 माइनस a1 अपॉन b1 इनटू माइनस a2 अपॉन b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो a1 a2 इक्वल टू माइनस b1 b2 एंड a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तब हम उनका स्लोप्स प्रीवियस में जो भी पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ये रिलेशन निकालेंगे। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनका स्लोप्स हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स भी -1, तो इस तरीके से हम उनके बीच में ये रिलेशन निकालेंगे। एक लास्ट हमारे पास बचा कि अगर दो लाइंस का एंगल्स गिवन है
ठीक है। तो हम उनको कैसे, दो लाइंस का स्लोप्स गिवन है तो उनके बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में समझाते हैं। सपोज करो कि हमारे पास दो लाइंस हैं, y माइनस रूट थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड लाइन भी रूट थ्री वाई माइनस एक्स रूट थ्री वाई माइनस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये दो अलग अलग लाइंस हैं, ठीक है। ये लाइंस L1 एंड दिस लाइन भी L2, और पूछा गया कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर तो उनके बीच का एंगल निकालो, थीटा निकालो, ठीक है। तो थीटा निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा कि अगर हमने tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये अप्रोच पढ़ा था हमने, ठीक है। इट मींस कि हमें दोनों लाइंस का एक्स एक्सिस के साथ स्लोप पता होना चाहिए। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और उनका स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्लोप्स क्या आ गया, m1 इक्वल टू रूट थ्री। सेकेंड लाइन को हम सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, एंड y इक्वल टू वन बाई रूट थ्री एक्स माइनस सिक्स अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो यहाँ से m2 हमारे पास क्या निकल के आ गया, वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। अब इनके बीच में हमें एंगल लगाना है तो हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1, ठीक है, वन बाई रूट थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस m2 m1 रूट थ्री इंटू रूट थ्री, से रूट थ्री कैंसिल हो गया, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड रूट थ्री एंड रूट थ्री बिकम्स थ्री, थ्री माइनस वन माइनस टू अपॉन रूट थ्री एंड वन प्लस वन बिकम्स टू, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस टू अपॉन रूट थ्री इंटू, इसके नीचे वन लगा दिया तो वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आया मॉड माइनस वन बाई रूट थ्री, ठीक है। और मॉड के अंदर जब भी कोई कांस्टेंट टर्म होता है तो हमारे पास क्या निकल गया, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी tan थीटा हमारे पास क्या मिल गया, वन अपॉन रूट थ्री, और tan इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 30 डिग्री। जब भी हमें दो इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन होंगे तो उनको सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके उनका स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का अप्रोच लगाकर उनका इक्वेशन, उनके बीच का थीटा निकाल देंगे, ठीक है। देखो एक चीज और रह गया इसमें, जब भी दो लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसके बीच में दो एंगल बनेंगे। तो एंगल तो चार बनेंगे, लेकिन क्या होगा, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि अगर हमारे पास थीटा थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, 30 डिग्री, ठीक है। तो फाई क्या होगा, फाई इक्वल टू हमने पढ़ा था 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं 180 माइनस 30 डिग्री, तो ये क्या निकल के आया, 150 डिग्री, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। क्या है ये टॉपिक, इसमें हम समझते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या गिवन है कि हमारा कोई लाइन गिवन है और उस लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन है, क्या गिवन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इस लाइन से किसी पॉइंट का p का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये d हमें फाइंड आउट करना है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालते थे, अब हम किसी पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ले लिया p और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, ठीक है। देखो तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से इससे मिला लिया और इसको यहाँ से इससे मिला लिया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है हमारा q और ये कोऑर्डिनेट हमारा, ये पॉइंट है हमारा r। अगर q का कोऑर्डिनेट निकालना है, सपोज करो पहले हम r का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। r का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस पॉइंट पे हमारे पास क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो अगर y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, ax प्लस c इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
माइनस सी अपॉन ए, देखो ax प्लस सी, वाई जीरो हो जाने पर x प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू क्या हो गया माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए व्हेन देयर y कोऑर्डिनेट बी जीरो। अगेन इस पॉइंट पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो इस लाइन में अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, ये पॉइंट जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन y इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या मिलेगा माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। और हमें लाइन डिस्टेंस डी निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हमारे पास क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हमारे पास क्या है क्यू आर, इंटू हाइट क्या है हमारे पास, मान लो ये पॉइंट हमने मान लिया पी एम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है पी एम, और पी एम हमारे पास ही हमें निकालना डिस्टेंस डी, तो पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन क्यू आर, ये होगा, ठीक है। यानी अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और डिस्टेंस क्यू आर ये दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उनको उनकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन पीएम डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या जानते थे कि उसका फॉर्मूला होता था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस h2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू ये होता था, ठीक है। ये तो इस ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि हमारा इसका तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, एक कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस सी अपॉन ए जीरो, और तीसरा कोऑर्डिनेट जीरो अपॉन सी बाई बी, तो ठीक है। तो इसको हमने मान लिया x2 y2 और इसे हमने मान लिया x3 y3, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इस पे हम अप्लाई करते हैं 1/2 x1 की वैल्यू तो x1 ही है, ठीक है। y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस माइनस सी बाई बी, इट बिकम्स 0 प्लस सी बाई बी, देन x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस सी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए, ठीक है। y3 माइनस y1 माइनस सी बाई बी माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, y1 माइनस y2 y1 माइनस y2, इट मींस y1 माइनस 0, ठीक है। ये टर्म्स हमारा क्या आ जाएगा 1/2 मॉड c बाई बी x1 c माइनस c बाई a इंटू माइनस c बाई b becomes c स्क्वायर बाई ab and minus becomes plus y1 प्लस c बाई a y1, ठीक है। अब देखो इन सभी चीजों में से अगर हम c अपॉन a मॉड c, इन तीनों में अगर हम c अपॉन a भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 1/2, अगर मॉड के अंदर से अगर कुछ भी चीजें कॉमन बाहर निकालते हैं तो वो टर्म्स भी क्या रहेगा अंदर मॉड में ही रहेगा c अपॉन a भी, ठीक है। और अंदर में क्या बच गया, अगर हम देखो c अपॉन ए बी, नीचे a है नहीं, तो अगर हम a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a b तो हमने बाहर निकाल दिया, हमारे पास ऊपर में क्या बच गया ac, ठीक है। तो हमारे सॉरी देखो इन चीजों को हम यहाँ समझाते हैं, ठीक है। मॉड c बाई बी x1 प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस सी बाई ए वाई1, सी बाई ए वाई1, और हमें सभी में से c अपॉन ए बी कॉमन निकालना है, तो c अपॉन ए बी, इसके साथ a b है नहीं तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ b नहीं है और हमें a b निकालना है तो ऊपर नीचे हम b से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम c अपॉन ए बी कॉमन निकाल लेंगे तो इसके पास क्या बच जाएगा, अगर हम ये वाला टर्म बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास ax1 बच गया, तो मॉड ax1, ठीक है, प्लस इसमें अगर हमने c अपॉन ए बी बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच गया c, ठीक है, और इसमें हमने c अपॉन ए बी बाहर निकाल दिया ये वाला टर्म, तो हमारे पास क्या बच गया b y1, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो हमने समझाने के लिए लिया था, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास आ गया 1/2 मॉड c अपॉन ए बी और एंड मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है। अब हमें qr का डिस्टेंस निकालना है, तो qr इक्वल टू क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो इसमें, अंडर रूट c बाई a माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस c बाई a
माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी बाई ए, इट मीन 0 सी बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सी ऐसा लिखा जा सकता है इसको, सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कैसे लिखा हमने, अगर हमने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको फर्दरली सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम, ऊपर में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इन चीजों को इस फॉर्म में अरेंज करके लिखा है। ठीक है, अब देखो इन सभी में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने पर हमारे पास ये इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इनटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और किसी भी टर्म से अगर रूट के अंदर से बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, प्लस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक है, और प्लस माइनस सी अपॉन ए बी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉड सी अपॉन ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ द पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास ये मिला, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास ये मिला, इन दोनों की वैल्यू हम पीएम में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पीएम की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, पीएम की वैल्यू 2 इनटू एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ पी क्यू आर है 1/2 इनटू मॉड सी अपॉन ए बी, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, मॉड सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म्स पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्चुअली में पीएम हमारा क्या था, डिस्टेंस था, और डिस्टेंस किससे था, इस गिवन पॉइंट से इस गिवन लाइन का डिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसका कंक्लूजन बताते हैं आपको। तो हमने क्या सीखा कि हमें p की वैल्यू जो डिस्टेंस निकालना होता था, तो डिस्टेंस क्या होता था, डिस्टेंस होता था मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली में ये d क्या है हमारा, ये किसी गिवन पॉइंट से इस जनरल इक्वेशन का डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम इसको एक क्वेश्चन से अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट है हमारे पास 3 - 5 एंड फ्रॉम पॉइंट दिस एंड लाइन की वैल्यू है हमारे पास 3x - 4y - 26 इक्वल टू। अब यहाँ देखो x1 की वैल्यू 3 एंड y1 की वैल्यू -5। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू -26। ठीक है, क्यों abc की वैल्यू कहाँ से आई, हमने इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से कंपेयर कराया, ax + by + c = 0। ठीक है, तो हमारे पास इनके इस लाइन का इस गिवन पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा, मॉड ax1 इट मींस 3 * 3 प्लस by1 -4 * y1 -5 प्लस c की वैल्यू -26 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 9 + 20 -26 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 + 4 4 जा 16 16 + 9 25। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, 29 - 6 26 3 अपॉन 5। ठीक है, तो इस गिवन पॉइंट का इस गिवन लाइन से डिस्टेंस क्या हो गया, 3/5। ठीक है, और क्वेश्चन को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये भी आप सीख गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या है ये है टॉपिक है, इसमें हमारे पास दो लाइन गिवन है और दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c1 एंड y इक्वल टू mx प्लस c2, ठीक है। और देखो सिंस टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप भी इक्वल, m इक्वल टू m हो जाएगा, इनका स्लोप्स इक्वल होंगे, बस डिफरेंस उनमें क्या है, इनकी इंटरसेप्ट में, इनके y इंटरसेप्ट में डिफरेंस है, एक का इंटरसेप्ट c1 है और दूसरे का इंटरसेप्ट c2 है। सपोज करो हमने इसको c1 लिया और इसे हमने लिया c2, ठीक है। और इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दिस। मान लो ये पॉइंट है a एंड b, ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करो, ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम क्या अप्रोच लगाएंगे, हमने पहले देखो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर इस केस में y 0 हो जाए, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -c/m, -c/m, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर हमें किसी लाइन का, किसी गिवन लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना होता था, ठीक है, d, और ये लाइन हमारे पास क्या गिवन होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस का तरीका लगाया था d इक्वल टू मॉड ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन लाइन का डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। तो हमारे लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है, लाइन गिवन है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c2, ठीक है। अगर हमने इसे ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, mx माइनस y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, m, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू c2, ठीक है। और x1 y1 जो गिवन पॉइंट था, पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, -c/m, 0, x1 हमारा c/m और y1 क्या है हमारे पास ये, ठीक है। तो हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन लाइंस का डिस्टेंस हम निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ax, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो हमने निकाला a की वैल्यू m इंटू x की वैल्यू, x1 की वैल्यू है ax1 प्लस by1 प्लस c, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -c/m, ठीक है, प्लस b की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू क्या गिवन है, y की वैल्यू है हमारे पास 0, ठीक है। अब प्लस c2, ठीक है, c की वैल्यू c2 है, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट a की वैल्यू m स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फाइनली हम इसे सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड, देखो यहाँ पर c क्या है हमारा, यहाँ पे c है हमारा c1 है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमने c1 लिया तो c हमारा c1 है, तो मॉड -c1 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, और इस फॉर्म को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी दो गिवन लाइन, इस गिवन परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, अगर ये लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, c1, और ये लाइन हमारा ax1 प्लस by1 प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। या तो आइदर ये इस फॉर्म में गिवन हो सकता है या फिर ये किस फॉर्म में गिवन होगा, y इक्वल टू mx प्लस c1 और c2 एंड y इक्वल टू mx प्लस c1। तो इस केस में इसका डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस केस में अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस होगा हमारे पास मॉड c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। और इस केस में अगर होगा तो ये मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, मॉड डिस्टेंस इक्वल टू c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट, अगर 1 प्लस m स्क्वायर की जगह पे अगर a और b वैल्यू पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा टर्म्स किस, हमारा जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है वो किस फॉर्म में गिवन है। अगर डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c1 और y इक्वल टू mx प्लस c2 के फॉर्म में है तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिस्टेंस निकालने का तरीका हम ये लगाएंगे, ठीक है, d इक्वल टू मॉड c1 c2 माइनस c1 अपॉन 1 प्लस m
अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। लेकिन अगर हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो उस केस में हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी, उस केस में हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू मॉड c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उस पे बेस्ड भी हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें दो इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर गिवन है और उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। हम उस बेस्ड पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि अगर दो लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके बीच का डिस्टेंस d कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने d निकालने का तरीका देखा कि अगर लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो तो हम क्या कैसे निकालेंगे, मॉड c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3, b की वैल्यू क्या गिवन है -4 एंड c1 क्या गिवन है हमारे पास, c1 है 7 और c2 क्या गिवन है 5। किसी को भी आप लाइन L1 और L2 किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं d इक्वल टू मॉड c2 माइनस 7, इट मींस 5 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, मॉड -2 अपॉन अंडर रूट 3 3 9 प्लस 16 25 एंड इट बिकम्स 2 अपॉन 5। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5, ठीक है। तो हम एक बार कंक्लूजन लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और हमें क्या क्या टर्म्स याद रखने हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्टली अगर हमें किसी भी लाइन का अगर हम स्लोप निकालना हो, एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो या फिर वाई इंटरसेप्ट निकालना हो, ठीक है, या फिर हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना हो। अगर हमें स्लोप निकालना होगा तो हम उस लाइन को किस फॉर्म में लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे और आफ्टर कंपेयरिंग हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, इट मींस x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 और उसके बाद आफ्टर कंपेयरिंग हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत है नहीं क्योंकि अगर हम याद करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या सीखा कि हमने देखा कि अगर उनका किसी लाइन का किसी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालना हो, किसी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें p निकालना हो, ठीक है, p निकालना हो या ओमेगा निकालना हो तो p इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम जनरली क्या करते थे, p की वैल्यू हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते थे, क्यों, क्योंकि p हमारा जो लेंथ है, ठीक है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर हमने cos ओमेगा पढ़ा, cos ओमेगा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, a प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और sin ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम किसकी वैल्यू कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, पूरे लाइन के इक्वेशन को हम y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज करके उसका स्लोप देखेंगे और उसके स्लोप पे ही ओमेगा का वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि किसी लाइन का किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, किसी पॉइंट से x1 y1 से किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर सपोज ये लाइन गिवन है ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने तरीका देखा कि डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा था कि अगर दो लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हो, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते थे,
मॉड आइदर अप्लाई करते थे मॉड C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, जब लाइन जो होते थे हमारा किस फॉर्म में गिवन हो y इक्वल टू mx प्लस C1, ठीक है, और y इक्वल टू mx प्लस C2 के फॉर्म में गिवन हो, और अदरवाइज लाइन अगर ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में गिवन हो, तो इस केस में इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम, d इक्वल टू मॉड C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है।